recorded. चलिए लेट्स टॉक अबाउट माय बायोडिवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के सवाल से हम कहानी स्टार्ट करते हैं. व्हाइल डूइंग क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. सो यू हैव दिस 10% लॉ. 10% लॉ आपको यहाँ पे दिया गया था बाय लिंडमैन इन द ईयर ऑफ 1942. दैट इज द राइट स्टेटमेंट. इन केस इफ यू डोंट नो, देन लिंडमैन वाज अ पर्सन हु एक्चुअली गिव अस द 10% लॉ. तो पहला स्टेटमेंट जो आपके सामने यहाँ पे देके रखा हुआ है, ये तो आपके यहाँ पे राइट है. ये मैंने आपको सामने से बता दिया. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. यू हैव टू टेल मी कि बाकी का जो स्टेटमेंट 2 है आपके सामने यहाँ पे, क्या आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है. So, according to this law, during the transfer of food energy from one trophic level to another, only about 10% is stored at a higher trophic level, and the remaining 90% is lost in respiration, decomposition, and waste of in the form of the heat. So, ये आपको करना पड़ेगा आप यहाँ पे, and then you'll have to answer. Okay, ठीक है. So, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बताइए. मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है. थर्ड ऑप्शन. आपको थर्ड लग रहा है. क्या सब लोग यहाँ पे थर्ड के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर. That's a correct answer. So you will find yes. Second statement is also very true. आप जानते हो कि आपका 10% ऊपर जाता है और 90% is lost. एक तो अपने लिए एनिमल खुद अपने लिए भी यूज करेगा. That is our respiration. Certain things will be lost in the form of the heat. So that is also something which will be required. So yes, option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer over there. So this will be option C in this. ठीक है. ग्रेजिंग फूड चेन. अब ग्रेजिंग फूड चेन चालू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे देना चाहूंगा रिकैप. अगर आपको याद हो, हमने 2 फूड चेन में देखे थे यहाँ पे. वी हैव सीन योर ग्रेजिंग फूड चेन, हमने देखा था हमारे यहाँ पे डिक्टेटर्स फूड चेन. सो ग्रेजिंग फूड चेन और डिक्टेटर्स फूड चेन हमने यहाँ पे देखा था. तो अगर आपको याद होगा कुछ चीजें, तो उनमें से एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपका ग्रेजिंग फूड चेन जो आपका होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल पे. इट स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. मतलब प्लांट से स्टार्ट करेगा. इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. ऑन द अदर हैंड जो आपका डिट्रेटस फूड चेन आपका होता है, ये आपका स्टार्ट होता है आपके डिट्रेटस मटेरियल से. सो डिट्रेटस, गुडिंग डिट्रेटस मतलब आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर. सो ऑर्गेनिक मैटर जो आपका यहाँ पे होता है, वहां से स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे आपका डिट्रेटस फूड चेन. सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स विल फाइंड द फूड चेन इज गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, तो यहां से आपका फूड चेन आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब आपको एक और चीज अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताई थी कि अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन सा फूड चेन ज्यादा बेटर है, विच विल हैव अ मच मोर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो. किसमें होगा? याद रखना, यस, डिट्रेटस फूड चेन के अंदर आपका एनर्जी फ्लो आपके यहाँ पे ज्यादा. सो विल हैव एनर्जी फ्लो जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा. The energy flow in the detritus food chain will be higher compared to my grazing food chain. So थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है. तो आपका detritus food chain आपका चालू होता है from the, let's say you have some dead leaves, right? These are my detritus. आपके कुछ dead leaves है आपके पास यहाँ पे. Dead leaves को मेरा consume करा यहाँ पे earthworm. इसको break down करा मेरे यहाँ पे earthworm. earthworm को खाने के लिए मेरा आ गया यहाँ पे sparrow. तो इस तरीके से आपका फूड चेन आपके यहाँ पे चालू होता है. So it start from the डिट्रेटस मटेरियल जिसको डिकम्पोज करा जाना बाकी है, और वहां से आपका ये जो फूड चेन आपका चालू होता है, इट विल हैव अ स्लाइटली मोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो कंपेयर्ड टू माय ग्रेजिंग फूड चेन. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर इन दिस. ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखे हुए. आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है. देखिए ध्यान से एंड टेल अस व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी ट्रू एंड व्हिच ऑफ देम आर गोइंग टू बी लाइक अनट्रू. क्या लग रहा है प्रिंस इसका आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन. ऑलराइट, शिखा दुबे क्या लग रहा है आपको? सर ए ऑप्शन. ऑलराइट, आई एम अज्यूमिंग दैट क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? यस सर. यस सर.
Right. So that's a correct answer. It starts with the green plants called as a producer at the first tropic level. That's true. A much less fraction of energy flows through this type of food chain in the terrestrial ecosystem. बिल्कुल सी बात है, इसमें energy flow थोड़ा सा कम रहता है compared to other food chain. So that's also true over here. Energy for grazing food chain comes from the organic remains or detritus. That's false. ये तो आपका detritus food chain में आपको मिलता है. तो ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए एंड रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सी दो स्टेटमेंट केयरफुली एंड टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर यहाँ पे. ऑलराइट, आसान सवाल है बेटा, सब लोग कर सकते हैं इसे, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है. बताइए हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सी. चेतना, आपको क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन. मुस्कान? थर्ड ऑप्शन. आई होप यहाँ पे सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बिकॉज डीकम्पोजिशन रेट इज लोअर एक्चुअली अगर आपका हो मटेरियल आपका लिग्निन एंड काइटिन से बना हुआ. सो डीकम्पोजिशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डीकम्पोजिशन रेट इज हायर when detritus is enriched with lignin and chitin. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. The decomposition rate is going to be lower. आपका रेट जो होगा आपका स्लो हो जाएगा अगर आपके यहाँ पे lignin and chitin आपका मिल जाए आपके detritus मटेरियल के अंदर. So that's one thing. That's a false statement. The humus formed during the humidification is further degraded by some microbes and release inorganic nutrients via mineralization and process. तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा. So yes, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज गोइंग टू बी ट्रू. तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे सही है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन से कंडीशन के अंदर यू विल फाइंड द डीकंपोजिशन विल बी हैपनिंग वेरी फास्ट एट अ वेरी फास्ट रेट. कौन सी कंडीशन आपके फेवरेबल होती है, बिकॉज वी हैव सीन दिस थिंग इन द लास्ट क्लास एज वेल. इन द साइड वाली क्लास में हमने ये देखा था दैट व्हेन यू हैव अ वार्म टेम्परेचर and when you have a moist environment. So warm temperature and moist environment. This is a condition where I'll be finding you will have the rate of decomposition is going to be much more faster. तो ये conditions better होती है. उसके साथ साथ you also need to have a good amount of oxygen. So oxygen presence भी आपके यहाँ पे मैटर करता है, ये भी आपका इंक्रीज करता है आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को. तो ये सारे जो पैरामीटर्स आपके हैं ना, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, ये आपको मालूम होने चाहिए जो आपके प्रमोट करते हैं आपके डिकम्पोजिशन को. चलिए, you have these four statements in front of you. Take a closer look and tell me which of them are going to be correct. देख लो ध्यान से, take your time and tell us इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे है जो आपके हिसाब से यहाँ पे आपकी सही है. बाकी लोग ट्राई करें, दीप्ति, डिम्पल, पीयूष और कौन कौन, सना, इशिता, फरीदी, नाजो, कोमल शर्मा. All of you can try this. ठीक है, चलिए, बस दो ही लोग. पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़िए सवाल को. क्या लग रहा है कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन. आपको क्या लग रहा है? कितना आपकी आवाज नहीं. फोर्थ ऑप्शन. ओके, डिम्पल क्या लग रहा है आपको? अच्छा, अंशिका शर्मा क्या होगा डिम्पल का आंसर और आपका आंसर? सर दोनों का डी. ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे डी कर रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू लाइक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये बात तो आपके यहाँ पे सही, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Net primary productivity is available biomass for the consumption to the heterotrophs. That's also true. जो एनपीपी होता है वही तो अवेलेबल होता है आपके दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए और टू द कंज्यूमर्स. एनपीपी इज इक्वल टू माय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन. ये बात आपके यहाँ पे सही है, हमने ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये बात. एनपीपी इज इक्वल टू योर जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन. सो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है.
There's a unidirectional movement of energy towards the higher tropic level and its dissipation and a loss of heat to the environment. So चारों statement मेरे यहाँ पे सही है. All the statement over there are will be true. So yes, that's option D. Have a look at these statements. देखिए इन statements को ध्यान से and tell me what can be the possible answer in this. बोलिए प्रिंस, क्या लग रहा है? सर फर्स्ट। शिखा दुबे, सर ए ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? यस सर। Yes, sir. Let's have a look. Producers are called as a transducer because they are able to change the radiant energy into chemical form. That's true. इनको हम transducers इसलिए कहते हैं because they can convert the radiant light energy into the chemical energy. So that's a true statement. Consumers are animals which feed on the other organisms or the body parts. That's also true. ये दूसरे organisms को खाएंगे, उनके body parts को खाएंगे. That's true. Decomposers are saprophytes, saprotrophs, which feed on the dead bodies of the organisms. So that's also going to be true. So yes, all the three statements मेरी यहाँ पे सही हो जाती है. That's the correct answer. Given below is a diagram of an ecological pyramid. बताइए कौन सा पिरामिड आपके सामने लगा हुआ है? हिंट आपके सामने ही है. हिंट आगे पीछे आप देखते हो तो आपको हिंट यहाँ पे दिख जाती है. आप पिक्चर को ध्यान से देखते हो तो आपको हिंट वैसे ही मिल जाती है यहाँ पे. So you can actually answer. क्या लग रहा है अंशिका शर्मा इसका आंसर? अंशिका शर्मा आवाज कट गई आपकी. सर ए ऑप्शन। चेतना, क्या लग रहा है आपको? फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Fourth option. ओके, एंड कोमल शर्मा. सर फोर्थ। आई टेल यू व्हाई इट इज द फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट साइड में इन्होंने जूल वाली एनर्जी देके रखी हुई है ना, तो आपको ये आसान हो जाता है फिर. बिकॉज यहाँ मेंशन कि आपका पहले यहाँ पे 10,000 जूल था, फिर 10% गया तो आपका सिर्फ बचा 1000 जूल, फिर 100, देन फिर 10. सो जब आपका यहाँ पे उन्होंने एनर्जी का लाइक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना वैल्यूज यहाँ पे, देन यू कैन क्लियरली से इट इज माय पिरामिड ऑफ एनर्जी. देन आप क्लियरली से बोलोगे बेटा आपका यहाँ पे ऐसा पिरामिड. सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट था. अगर बाजू में आपके जूल्स के वैल्यू में अगर आपका एनर्जी का काउंट देके रखा हुआ है, that itself tells you that this is my pyramid of energy, और आपका सिर्फ 10% एनर्जी आपका मूव करता है पहले ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर. तो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी. चलो देन ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना. गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम. आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, बोलिए चेतना, आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। शिखा, सर फर्स्ट ऑप्शन। दीप्ति, ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहे हो आप भी यहाँ पे? यस। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे कह रहे. तो पहली चीज याद रखना कि जब भी आपके सामने पिरामिड ऑफ बायोमास आएगा इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये आपका हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे इन्वर्टेड. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो एक चीज आप यहाँ पे, एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम पिरामिड्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट पिरामिड्स, राइट, तो जब भी मैं बात करूंगा मेरा पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में, सो पिरामिड ऑफ नंबर की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपको कुछ चीजें आपको हमने डिवाइड पहले भी पढ़ी थी, आपको याद रखनी है कि अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से इन माय ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, लेट्स से ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, देन इट विल बी बाय अपराइट. ये आपका यहाँ पे अपराइट ही होगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर इन माय एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो भी मेरा अपराइट ही होगा. दिस विल आल्सो बिकम माय अपराइट वन. अपराइट मतलब आपका ट्रायंगुलर वन. नीचे बेस आपका सबसे बड़ा होगा, देन छोटा होंगे आपके यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, देन उससे कम आपके होंगे टर्शियरी कंज्यूमर. सो दैट्स व्हाट वी विल गेट टू सी. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैरासाइटिक पिरामिड के बारे में,
तो मुझे बताइए पिरामिड ऑफ नंबर अगर पैरासिटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करता हूँ ये कैसा होगा बताइए। Inverted. 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 Right. ये मेरा यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाएगा, बिल्कुल सही। पैरासिटिक पिरामिड हम यहाँ पे थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बर्ड्स ओवर हियर, आपके पास यहाँ पे बर्ड्स हैं, ठीक है। बर्ड्स के ऊपर फीड करे कई सारे पैरासिटिक इंसेक्ट, बर्ड्स के फेदर के ऊपर बैठे हुए आपके कई सारे पैरासिटिक इंसेक्ट्स, यू हैव लाइक इंसेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी पैरासिटिक, ये बर्ड्स के ऊपर आके फीड कर रहे हैं, तो इनका नंबर यहाँ पे ज्यादा है। और इन इंसेक्ट के अंदर यू हैव सम हाइपर पैरासाइट्स, इन इंसेक्ट के अंदर यू हैव वन मोर ग्रुप ऑफ लाइक कई सारे प्रोटोजोन होंगे, कई सारे स्पोरोजोन्स होंगे, दे आर लिविंग इनसाइड द इंसेक्ट और वहां पे वो ग्रो कर रहे हैं। तो यू विल फाइंड इसके अंदर जो आपको लेंगे आपके यहाँ पे दे आर माय हाइपर पैरासाइट। ये चीज हमने रिवाइज की थी, याद की थी, ये भूलना मत, ठीक है। That's what you'll get to see. So that is my parasitic ecosystem is going to be inverted. ये हमेशा आपके यहाँ पे inverted होगा। बर्ड्स के ऊपर बैठे हुए आपके कई सारे इंसेक्ट जो बर्ड्स के फेदर के अंदर रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं, उसे उसमें से न्यूट्रिशन भी डिराइव कर रहे हैं। और इन इंसेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे दूसरे प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स जो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। So this is an example of my inverted pyramid and that is a pyramid of my parasitic pyramid. So that's my parasitic ecosystem. राइट लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में, whenever we discuss something in terms of the pyramid of biomass, तो आपको याद रखना है, you have to know this thing very carefully कि जब आप पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करोगे, so you will find in this you have a, अगर मैं बात करता हूँ ग्रासलैंड के अंदर या टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप पे, so it will be my upright, वो आपका यहाँ पे पिरामिड जो होगा वो आपका अपराइट ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो पॉन्ड हो या लेक हो, इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। अच्छा एक बात बता, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, एक और आपका पिरामिड था जो आपका स्पिंडल शेप था, वो कौन सा पिरामिड था? Forest ecosystem. Forest ecosystem. नंबर का था, राइट दैट्स ट्रू, नंबर का था या बायोमास का था वो? Number. राइट बिल्कुल सही। सो यहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो आपका था, वहां पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो आपका पिरामिड था वो था आपका यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड, दैट वाज माय स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। तो याद रखना ये सारे पिरामिड आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो आपके ये जो है ना आपका दैट्स योर अपराइट, मतलब ट्रायंगुलर होता है, नीचे बड़ा सा बेस एंड देन उसके ऊपर जो भी आपको मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका नंबर यहाँ पे कम रहेगा, दैट्स अपराइट वन। और ये आपका इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड आपको मिलेगा आपके यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, वहां पे बायोमास का पिरामिड आपके यहाँ पे उल्टा होता है। सो यू कैन सी दीज आर ऑल माय फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनका बायोमास कम है, चाहे नंबर कुछ भी, इनका बायोमास कम रहता है, और आपके जू प्लैंक्टन्स का बायोमास यहाँ पे आपका ज्यादा रहेगा। सो यस ऑप्शन ए ओवर हियर बिकॉज़ माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से एंड अपना हैंड रेज करिएगा। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। Take your time, read the question carefully and then raise your hand. ऑलराइट, बाकी लोग भी कर सकते हैं। अभी ही हमने रिवाइज किया ना इस पिरामिड को, इन सारे पिरामिड को। बताइए हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, A. प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर ए। डिम्पल, शिखा, क्या होगा आंसर आपका और डिम्पल का? सर दोनों का एक। है। So yes, आपका pyramid of number in parasitic food chain and pyramid of biomass in pond ecosystem is going to be a correct answer. Is going to be a answer from an inverted pyramid. This will be ecological pyramid are also going to be inverted in this. So that is something you have to know. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So ecological pyramid are also going to be inverted in my pyramid of number in parasitic food chain and pyramid of biomass in the pond ecosystem. That's what you have to know. So this is going to be your inverted pyramid in this. So this is what you have to know. Question number 89. So take your time and try to give a correct answer over here.
आसान सवाल है ये, बिल्कुल आसान सवाल है, हो जाएगा। 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड इन द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर को दे दो आपका यहाँ पे 20 जूल ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आपकी आ गई 20 जूल ऑफ एनर्जी। अब लगाओ अपना 10% का रूल, अगर अपना 10% का रूल अगर मैं यहाँ पे यूज करना चालू करता हूँ, देन क्या मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आई कैन गेट इन द पीकॉक। So 20 joule of energy is trapped in the producer level. Then how much energy will be available to the peacock at a food in the following food chain? ठीक है, टेल अस चेतना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। ये क्या लग रहा है आपको मुस्कान कुमारी? Sir, A. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन है। अगर 20 जूल अगर आपका प्लांट में आ रहा है, देन माइस विल बी हैविंग 2 जूल, 10% वहां पे जाएगा तो 2 जूल उसे वहां पे मिलेगा। स्नेक विल बी हैविंग 0.2 जूल एनर्जी उसके पास, एंड पीकॉक विल बी हैविंग 0.02 जूल। सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन वाज गिवन बाय, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बताइए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C. I think I really agree on this. That's our option C यहाँ पे true. Okay, so now you have 4 statement in front of you. You have to give me an incorrect one. देखिए ध्यान से, बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। बताइए फ्रेंड्स। सर फोर्थ। सना, आपको क्या लग रहा है? C option. हाँ, आपको सी लग रहा है, फ्रेंड्स को फोर्थ लग रहा है। मुस्कान? सर फोर्थ ऑप्शन। एंड अंशिका शर्मा? सर डी। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विद द प्रोड्यूसर एट अ फर्स्ट ऑर्डर लेवल, ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स ट्रू बाय एवरी मींस। Grazing food chain binds up the inorganic nutrient while the detritus chain helps in releasing the inorganic nutrients. That's true. Grazing foods के अंदर आप nutrients को bind कर रहे हो, you are making the sugar molecules ultimately, so that's a true statement. और detritus food chain में आप break down कर रहे हो, so ये भी आपका यहाँ पे true हो जाता है। So this B is also going to be true. ये भी आपका सही statement आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो N, B are the true statements. See the D1. Detritus chain accounts for less energy flow than the grazing food chain. अब ये बात यहाँ पे गलत है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो एनर्जी फ्लो यहाँ पे होगा आपका ज्यादा होगा, सो यहाँ पे आपका लेस एनर्जी फ्लो आपका नहीं होता, we have a high amount of energy flow will be happening over here, so because of that this will be my false statement। ये यहाँ पे false statement यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। so that's going to be option D यहाँ पे। this is something you have to know, ठीक है। now बताइए इसका आंसर पे होगा, अ पर्सन हु ईट्स अ चिकन दैट एट अ ग्रेन विल बी व्हाट? अ पर्सन हु ईट्स अ चिकन दैट एट अ ग्रेन, एक पर्सन जिसने चिकन खाया जिसने ऑलरेडी अभी ग्रेन खाया था। चिकन वाज हैप्पी मोमेंटरीली एंड देन द पर्सन केम। बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर सी। क्या लग रहा है इसका आंसर डिंपल आपको? बताइए शिखा, अपना आंसर और डिंपल का आंसर। सर सी। दोनों का आंसर सी है यहाँ पे, बिल्कुल सी। आप सबका आंसर यहाँ पे यस, इट इज माय सेकेंडरी कंज्यूमर। आपका ग्रेन हो गया दैट इज योर प्रोड्यूसर, चिकन उसे वहां पे खाया दैट इज माय प्राइमरी कंज्यूमर, एंड देन ह्यूमन दौड़ के आया वहां पे, उसने चिकन को खाया, सो दैट्स योर सेकंड कंज्यूमर। सो योर ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। Which of the following two organisms are producers? इनमें से कौन से दो आपके यहाँ पर organisms हैं जो एक्चुअली में आपके यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं? बताइए कोमल पांडे, क्या होगा इसका आंसर? सर ये ऑप्शन। क्या लग रहा है कोमल शर्मा आपको? सर ए। कोमल शर्मा मुझे ये बताइए आप कि फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? सर जू प्लैंक्टन। फिर जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? सर फिश खा लेगी। राइट, जू प्लैंक्टन को आपके यहाँ पे खा लेगी फिशेस, यू कैन फाइंड फिशेस आर गोइंग टू कंज्यूम दैट, एंड देन फिश को आपकी खा सकती है बड़ी फिश, और यू कैन फाइंड आल्सो ईगल कैन ईट दैट।
So yes, it is my option है यहाँ पे. Plants and phytoplanktons are my producers in the real sense. बल्कि याद रखना, ओशन के अंदर phytoplanktons are predominantly going to be by producers over there, right? या आपके predominant producers आपको मिलेंगे आपके ओशन के अंदर, which will play a very 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 important role in my photosynthesis. So that's what you have to know. Basically आपका जो main साइकिल जो चल रहा होता है ना ओशन या एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपका फूड चेन का, वो इनके थ्रू ही चल रहा होता है. सो दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर इन दैट. नाउ फिलिंग द ब्लैंक कर सकते हो, बड़ा आसान सवाल है. यू हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ओवर देयर. So you have this 4 statements. Even if you happen to find the right one, पहली वाली भी अगर आप निकाल लेते हो तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा. मुस्कान कुमारी बताइए. सर सेकंड ऑप्शन. प्रिंस क्या लग रहा है? सर सेकंड ऑप्शन आप लोग मुझे यहाँ पे करो. तो चलिए मैं मैच करके यहाँ पे देख लेता हूँ. Herbivores are called as my dash, that's your primary consumer. Yes, और आपका A के अंदर B में ही आ रहा है वो, तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल गया. Secondary consumer are eaten by a large predator, that's true. Dash consumer eat secondary consumers, that can be a tertiary consumer. A network of many food chains called as my food web. So yes, option A बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer. So B. ध्यान से देखिएगा. और इसको करने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा. रुक जाओ, एक चीज बताऊंगा. आपने पढ़ा हुआ है डिकम्पोजिशन. स्टेप्स बताओ यहाँ पे डिकम्पोजिशन के. पहला सबसे पहला स्टेप आपका कौन सा होता है यहाँ पे? फ्रेगमेंटेशन. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. फिर लीचिंग. ठीक है. देन कैटाबॉलिज्म. then you will be having Humidification. and then the last, जब ह्यूमस को हम ब्रेक डाउन यहाँ पे करेंगे, then your minerals will get released over there and that process is called as my mineralization. ये आपके हो गए आपके सारे के सारे स्टेप्स. यहाँ पे यू हैव फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. These are the few steps which can be, which are a part of my decomposition process, right? By the way, fragmentation मेरा कौन करता है? Retrievers. जैसे कौन करेगा? Earthworm. अर्थवर्म आप यहाँ पे ले लो या कुछ इंसेक्ट्स ले लो, they can do that. True. कैटाबॉलिज्म जनरली कौन करता है? Bacteria, fungi. राइट. बैक्टीरिया एंड फंगस ये करेंगे आपको यहाँ पे. क्या मेरा प्लांट लीचिंग होने के बाद जो सॉल्ट्स निकल जाते हैं वहां से, उन्हें कभी यूज कर पाएगा जिंदगी में? No, sir. नो सर. क्या नहीं कर पाएगा. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. क्वेश्चन नंबर 29. अब बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. The process by which water-soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and gets precipitated as an unavailable salt is called as what? So yes, tell us. अंशिका शर्मा बताइए. Second, लीचिंग. डिम्पल क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. भी आप यहाँ पे कर रहे हो एंड दैट्स करेक्ट आंसर. यस, लीचिंग इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. आपके क्रॉस करेंगे आपके पूरे होराइजन को, सॉइल के होराइजन को, एंड दे विल कम टू द ग्राउंड एंड दे विल स्टे ओवर देयर एंड दे विल बी दे विल स्टे देयर एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट. ये वाला आंसर करो. देखो ध्यान से, अगेन डेफिनेशन ही आपके सामने. मतलब इतना जल्दी, MS धोनी के स्टंपिंग से भी जल्दी तुम लोगों के हैंड रेज होता है. बताओ प्रिंस क्या होगा इसका सेकंड आंसर? ऑप्शन. क्या लग रहा है चेतना? Second option. ट्रू. ऑप्शन बी के साथ आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. योर ह्यूमिडिफिकेशन इज वन ऑफ द इवेंट व्हिच विल बी हैपनिंग. और ये डेफिनेशन जो आपके सामने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ ह्यूमिडिफिकेशन. The process of accumulation of a dark colored amorphous substance that is highly resistant to the microbial action
and undergoes decomposition at an extremely slow rate. That's your decomposition. यहाँ पे that's your question. बहुत slow होता है ये decompose, बहुत ही slow होता है. Alright. क्या लग रहा है इसका आंसर शिखा? Sir, fragmentation. फ्रेगमेंटेशन आपको लग रहा है? क्या सब लोग यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? Yes, sir. इट इज योर ऑप्शन बी यहाँ पे. ऐसे लग रहा है तुम लोग ऐसे अंडर आर्म बॉल आ रहे हैं ना, तुम्हें लग रहा है ऐसे तुम लोग आंसर कर रहे हो ऐसे. राइट, ठीक है. बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी प्रोक्यूटी डिपेंड्स ऑन. बोलिए हिम्मत सिंह. So C. मुस्कान. Third option. राइट, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. कितने आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वहां पे, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स. So yes, this is are the two things we'll get to see, and that is my primary productivity. So that's our option C यहाँ पे. That's the correct answer. Okay, rate secondary productivity is a rate of formation of new organic matter by. बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर चेतना? Third option. तो आप कह रहे हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 3 के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is your consumers. बिल्कुल सी, consumers is the correct answer. Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by your consumers. That's true. ठीक है. All right, now let me just हाँ ठीक है. Next question. अब ये ध्यान से करना, या ये ध्यान से करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करूँ आपको क्या होता है नैरोली यूटिलिटेरियन. रुक करा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज. सी व्हाट हैपेंस जनरली, यू हैव दिस 3 टर्म्स. हमने आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या फायदा मिल रहा होता है बायोडाइवर्सिटी में से. सो यू हैव दिस 3 टर्म. यू हैव अ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, that's one term you have. Then you have a term like my narrowly utilitarian. And then you have your तो ब्रॉडली में आपका क्या आता है कि जो चीजें नेचर से आपको मिल रही है, वॉट एवर यूर गेटिंग फ्रॉम नेचर, लाइक बिना किसी चीज मांगे आपको अगर नेचर से अगर कुछ मिल रहा है, वो सब आपका आता है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर. फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे आ जाएगा समथिंग लाइक योर पॉलिनेशन जो आपको हो रहा है, उसके लिए नेचर आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा, राइट. रेनफॉल जो आपका यहाँ पे हो रहा है, द रेनफॉल इज बीन हैपनिंग ऑन द प्लैनेट, दैट इज समथिंग यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. यू आर हैविंग ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पे हो रहा है नेचर के अंदर. इट इज ऑल द नेचर इज गिविंग यू द ऑक्सीजन, रेनफॉल, पॉलिनेशन एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, एंड यू कैन नॉट एक्चुअली हैव अ प्राइस चेक ऑन दैट. नाउ दिस इज कॉल्ड एज बाय ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. इसको हम कहते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिसमें आपको नेचर से बहुत चीज आपको मिल रही है. नैरोली के अंदर आपका हमें क्या आ जाएगा ना, यू विल फाइंड इन दिस वो चीजें जो आप डिराइव करते हो, आप निकालते हो नेचर में से. फॉर एग्जाम्पल योर वुड, जूट, कॉटन, ये सब आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल बेनिफिट के लिए. यू कैन हैव योर मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, ये भी आप अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए आप निकाल रहे हो वहां पे. तो जो भी चीज आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर में से अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, सो व्हाट एवर द कमर्शियल, व्हाट एवर द इकोनॉमिकल बेनिफिट यू आर गेटिंग ओवर हियर, व्हाट एवर द इकोनॉमिकल benefit you are deriving out of the nature, that is my narrowly utilitarian. और काफी चीज हम निकालते हैं यहाँ से नेचर में से, काफी चीज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं which could be useful. एंड एस्थेटिक वैल्यू में आपके यहाँ पे क्या आता है कि नेचर में रखना या नेचर को प्रिजर्व करना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ओवर देयर और द हैप्पीनेस ऑफ मूविंग अराउंड इन अ पैच ऑफ फॉरेस्ट, राइट. एक एथिकल रीजन भी आपके यहाँ पे होता है दैट वी हैव टू कंजर्व द स्पीशीज बिकॉज वी आर द वन हु कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस फॉर देम. तो सारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनकाइंड के ऊपर है. तो वो भी एक आपके यहाँ पे आता है, एस्थेटिक वैल्यू या एथिकल रीजंस भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए. तो ये आपको याद रखते हैं कि नैरो में क्या आएगा और ब्रॉडली में आपके यहाँ पे क्या आएगा. नाउ आफ्टर नोइंग दिस मच इन्फॉर्मेशन, नाउ दैट्स गुड इनफ कि यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हो.
So have a look at these statements or the statement and try to tell me what can be the possible answer in this. All right. सब लोग करिए. ट्राई तो सबको करना चाहिए एक सवाल. ठीक है, बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर सेकंड ऑप्शन. कोमल शर्मा, Sir, second option. मुस्कान कुमारी Sir, second option. एंड चेतना. Second option. आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 2 के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. इकोसिस्टम सर्विस लाइक फोटोसिंथेसिस, ये तो आपका आएगा ब्रॉडली के अंदर. दिस विल कम अंडर द ब्रॉडली वाली कैटेगरी के अंदर. आपसे पूछा गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स के अंदर. ये तो आपका ब्रॉडली के अंदर आएगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक डाइज एंड लुब्रिकेंट्स, दैट्स नैरोली वन, सो दैट्स एन. वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन द फुल ब्लूम, ये तो आपका आएगा एस्थेटिक या एथिकल रीजंस के अंदर. व्हाई वी हैव टू कंजर्व देम. द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग अराउंड द थिक फॉरेस्ट, दैट विल आल्सो कम द एथिकल या एस्थेटिक रीजंस में आपके यहाँ पे आ जाएगा. फायर, फायरवुड, सॉरी फाइबर, फायरवुड एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दैट इज आल्सो माय नैरोली वन. ये हम डिराइव कर रहे हैं ना हमारे फायदे के लिए. एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, दैट्स आल्सो माय नैरोली वन. तो यस, सेकंड, फोर्थ, सॉरी सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो ये बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. ठीक है, तो प्लीज ये डिफरेंस याद रखना, कई बार आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं. सो यू शुड नो द डिफरेंसेस ओवर देयर. तो इसका आंसर तो हमें यहाँ पे मिल चुका है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन. सो आपका आंसर यहाँ पे होगा आंसर ए, दैट इज योर इन सिटू कंजर्वेशन के साथ आएगा नेशनल पार्क, एक्सपेरिमेंट बोटेनिकल गार्डन. लेकिन हम एक काम करते हैं, यू हैव टू टेल मी कि इन सिटू के अंदर क्या क्या चीजें आपकी आ जाती है. सो व्हाट यू फाइंड कमिंग इन माय इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट माय इन सिटू कंजर्वेशन, जिसका मतलब आपका होता है ऑन साइट, इसका मतलब आपका होता है कि ऑन साइट पे कंजर्व करना. तो ऑन साइट पे कंजर्व करने के लिए आप क्या क्या चीजें आप वहां पे बना सकते हो. व्हाट आर द थिंग्स आई कैन मेक इन दैट पैच ऑफ फॉरेस्ट. बताइए हैंडल्स करके क्या होगा इसका आंसर. बोलिए चेतना. Wildlife sanctuaries, biosphere, rivers, reserves, or national park. Right. Wildlife sanctuary, you'll have national park, and I can also make something called as my biosphere reserves. ये सब मैं बना सकता हूँ. I can make all these things to conserve the biodiversity. इसके साथ एक और नाम यहाँ पे ऐड कर लेना, that's a sacred groups. Sacred groups are also the example of my in situ conservation. ये भूलना मत, because कई सारे सेक्रेट ग्रुप्स को कंजर्व किया जाता है, करा जाता है बाय लोकल कम्युनिटी ओवर देयर. वो से वहां पे कंजर्व करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है. सो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ माय इन सिटू कंजर्वेशन. कम्युनिटी वहां पे इन्वॉल्व होती है. बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समथिंग यू नो, दीस आर द एग्जांपल यू ऑलरेडी नो. तो यहाँ पे आप नेचर में एनिमल को बचा रहे हो या कोई भी स्पीशीज से आप बचा रहे हो. ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे लीस्ट होता है. यहाँ पे उसे कोई आप खाना नहीं दे रहे, दे आर सर्वाइविंग ऑल बाय देमसेल्फ. सिमिलरली यू विल हैव योर एक्स सिटू कंजर्वेशन. अब एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल चलिए वापस से हैंडल्स करिए सब लोग. क्या होंगे इसके एग्जांपल? बोलिए शिखा, बताइए. Sir, gene bank. ठीक है, ऑलराइट, जीन बैंक, ठीक है. देन बस Collections. करेंगे कलेक्शन एनिमल्स का. आप बताइए एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है. और एक आपका यहाँ पे आएगा बोटेनिकल गार्डन. डिंपल बताएंगे. Sir, zoological park, botanical garden, and wildlife safari parks. राइट, वेरी गुड. यस, बोटेनिकल जूलॉजिकल पार्क, जीन बैंक भी आएगा. एंड देन यू विल आल्सो हैव अ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या कहते हैं? सफारी पार्क के अंदर एनिमल्स को खाना पीना वो लोग ही दे रहे होते हैं, रेंजर्स ही दे रहे होते हैं. एंड यू आल्सो हैव वन मोर थिंग व्हिच यू कॉल एज अ सीड बैंक.
सीड बैंक आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका इस्तेमाल करा जाएगा ना क्रैब प्रिजर्वेशन के, तो अगर आप पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करे हो, दैट इज ऑल्सो माई एक्सिडू कंजर्वेशन। सो पोलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन अगर किया जा रहा है यूजिंग क्रैब प्रिजर्वेशन, दैट इज ऑल्सो माई एक्सिडू कंजर्वेशन। तो यस, दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द एक्सिडू कंजर्वेशन के लिए, जहां पे आप ह्यूमन सुपरविजन के अंदर, गाइडेंस के अंदर, योर एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी कंजर्व्ड एंड दे विल बी इंक्रीज इन देयर नंबर। ये चीज की जाती है इन माय एक्सिडू कंजर्वेशन में। सो दैट इज व्हाट यू डू ओवर हियर, ठीक है। नाउ वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड? आपका वर्ल्ड समिट कहाँ पे हेल्ड किया गया था? सो यू हैव दिस 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो टेल अस, मुस्कान, कहाँ पे हुआ था ये? साउथ अफ्रीका। कौन से साल में हुआ था मुस्कान? 2010। 10 में तो वहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था बेटा। नो सर, 2002। राइट, 2002 में हुआ था। अब मुझे बताओ कौन सा शहर था जहाँ पे ये हुआ था? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, राइट। दिस एक्चुअली टुक प्लेस इन द जोहान्सबर्ग, वेरी गुड। ये आपको याद रखना है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग 2002 में आपका साउथ अफ्रीका में यू हैड अ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग। अब मुझे ये बताओ आप यहाँ पे, ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, आप बताओ कि आपका एक हुआ था समथिंग इन द ईयर ऑफ 1992, वो क्या हुआ था? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या था वो? अर्थ समिट। अर्थ समिट हुआ था आपका यहाँ पे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, और ये हुआ था आपका कौन से शहर में? Rio de Janeiro. रियो de जेनेरियो, ब्राजील में आपका हो गया था ये, बिल्कुल सही। सो दैट्स व्हाट यू विल फाइंडिंग इन देम, सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा सवाल को एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर इन दिस। गलत मत करना, आसान सवाल है, बिल्कुल हो जाएगा, जस्ट पे अटेंशन। द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बायोस्फीयर लिखा हुआ है, रिजर्व यहाँ पे आपका आएगा। सो you have national park, you have a biosphere reserve, right, and wildlife sanctuary of the India respectively are. So now you have to tell me the number in this. बेटा बाकी लोग भी ट्राई करिए, पीयूष, आयुष, हुस्नवाज और बाकी बच्चे हैं। अब आ ही गए हो क्लास में तो ट्राई भी कर लो, कोई ना कोई तो आंसर यहाँ पे से निकल ही आएगा। चलो सो बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए ऑप्शन। कोई लग रहा है यहाँ पे? मुस्कान कुमारी, सर ए। मुस्कान कुमारी, मुझे 3 नेशनल पार्क के नाम बताइए और उनका कौन से स्टेट में मुझे मिलता है? 3। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान एंड काजीरंगा असम। कॉर्बेट आपका आ गया नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका आ गया उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। फिर आपने बोला आपका रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पे था बेटा? राजस्थान। राजस्थान, ऑलराइट, ठीक है। एंड देन यू सेड योर काजीरंगा। काजीरंगा किस चीज के लिए जाना जाता है मुस्कान? वन हॉर्न राइनो। राइट, काजीरंगा इज नोन फॉर माय वन हॉर्न राइनो, सो दिस विल सीन इन माय आसाम के अंदर। ग्रेट, दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन देम, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। दिस इज व्हाट यू फाइंड। नाउ टेल मी, बाकी कोई है जो और 3 मुझे नेशनल पार्क के नाम बता सकता है? ये 3 तो आपके हो गए यहाँ पे, और 3 मुझे नाम चाहिए, बोलिए चेतना। गिर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। गिर इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन गुजरात, ठीक है। और पेरियार नेशनल पार्क केरला में। कहाँ पे? केरला, ठीक है। सो राइट, सो पेरियार इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन केरला। एक और नाम? भरतपुर सेंचुरी। भरतपुर, भरतपुर डाल दें आप, राइट। भरतपुर नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी दोनों ही टैग इसको यहाँ पे मिले हुए हैं, दैट इज समथिंग विल कम इन द राजस्थान अगेन, राइट, ठीक है। सो यू शुड नो सर्टेन आइडिया ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, एंड यू शुड नो कि कौन से स्टेट में आपको मिल जाता है। जनरली जो हम यहाँ पे नाम पढ़ते हैं, याद रखते हैं, these are the name which are very quite famous national parks, so इनके ऊपर बेस अगर सवाल आता है then you should be able to answer them। जैसे अगर आपके सामने सवाल है कि आपको इनमें से कहाँ मिलेगा आपके यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरस, then you should know it is your काजीरंगा।
अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें से यहाँ से कहाँ मिलेगा, इनमें से कहाँ मिलेगा आपको एशियाटिक लायन, देन आपका आंसर क्या होगा? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क विल हैव द एशियाटिक लायन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. चलिए, इन सिटू स्ट्रेटेजीज इंक्लूड. इन सिटू स्ट्रेटेजीज के अंदर आपके यहाँ पे क्या क्या चीज आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है? सो यू हैव दिस 1 2 3 4. You have to tell us what is your in situ strategy में आपके यहाँ पे कौन सी बातें आपके यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाएंगी. देखिए आराम से, टेक योर टाइम, लाइक जल्दबाजी में मत करना. सही आंसर चाहिए हमें यहाँ पे. सो इन सिटू स्ट्रेटेजीज के अंदर आपकी क्या क्या चीज आपके यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाती है? बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर 4th. ओके, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे मुस्कान? डी ऑप्शन. ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर यहाँ पे. यस, 1 2 3 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ये चारों चीजें बिलोंग टू माय इन सिटू स्ट्रेटेजीज के अंदर ये आपके आ जाएंगे. सो दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट. बिल्कुल सही. मेनी स्पीशीज लाइक, पढ़िए खुद से एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर. Read the question carefully and then tell me the correct answer. Many species like Steelers sea cow and passenger pigeon have been driven to a brink of extinction. Which of the following describes this situation? इनमें से कौन सी चीज ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? बताइए शिखा. सर ऑप्शन ए. क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? अंशिका. अंशिका की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही. क्या लग रहा है इसका आंसर प्रिंस आपको? सर ए. सर कौन सी And अंशिका? नहीं बेटा, आप ही हो. अच्छा हाँ, बहुत सारे अंशिका, राइट. अंशिका शर्मा. आप हैंड तो आपने रेस किया ना बेटा? सर फर्स्ट. भी देखो अभी दूसरी अंशिका आई यहाँ पे. हाँ राइट. इस ऑप्शन है यहाँ पे. और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय ह्यूमन बीइंग्स. अगर आप किसको याद है, मैंने ये स्टोरी बताई थी आपको पैसेंजर पिजन की, दैट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर दे वर ईटन. इनको मार के खा लिया सिंपली. So that's why passenger pigeon became extinct. So over exploitation by the human beings was the reason. Because of that, they were hunted down and they were killed and eaten. So that's your reason for their extinction. Okay. Anthropogenic extinction is called. Anthropogenic extinction जो आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं? Anthropogenic का मतलब समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे. अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताया था, it is going to be human induced extinction. This is my human induced extinction. बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे. ओके. प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी. चेतना, मुस्कान. थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन. मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ पे. मुस्कान आप बताइए मुझे यहाँ पे, अगर आप कह रहे हो कि 6 मास एक्सटेंशन अभी हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन आपका हो रहा है. हमारे लिए ये जो एक्सटेंशन हो रहा है इतना कंसर्न वाला क्यों है? व्हाई इट इज अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस? बताइए प्रिंस, व्हाई इट इज अ कंसर्न फॉर अस? सर ये फास्टर रेट पे हो रहा है. ट्रू. और कितना फास्ट? 100 to 1000 times faster. So एक बहुत फास्ट रेट पे आपका ये हो रहा है. सो 6 मास एक्सटेंशन इज हैपनिंग एट अ वेरी हाई रेट. 100 से 1000 टाइम फास्टर रेट के ऊपर आपका ये हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज अ कंसर्न. ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये सब भूलना नहीं आपने यहाँ पे. This is your line of the NCERT. So it is happening at a much more faster rate, and this is why it is a major concern for all of us. So that is one thing you have to know. Okay. All right. Okay. If extinction of mutualistic pollinator takes place, what would be the effect on the plant where it pollinates? एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी हेल्प करता हूँ. थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, फिर हम करते हैं. समझो आपके पास एक प्लांट है. Assume that you have a plant over here. Right, and the plant also has a flower. Now this flower, the flower which you have, this flower
gets pollinated by bats. ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक बैट को पॉपुलेशन भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, या पॉपुलेशन ऑफ बैट यहाँ पे जो आपकी नेट कर रही है आपके यहाँ पे फ्लावर्स को। ठीक है ना, इमेजिन दैट if this population goes extinct, अगर ये जो मेरी बैट की पॉपुलेशन आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाती है, अगर ये गई वहां से, देन अल्टीमेटली आपके यहाँ पे क्या होगा, द फ्लावर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विल आल्सो गो एक्सटिंक्ट, क्योंकि आपका ये फ्लावर इस बैट के ऊपर काफी स्ट्रांगली डिपेंड करता था। अगर आपका बैट यहां से गया, द फ्लावर विल आल्सो गो एक्सटिंक्ट, फ्लावर will go extinct. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ को एक्सटिंक्शन। दिस इज समथिंग यू कॉल्ड एज अ को एक्सटिंक्शन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ को एक्सटिंक्शन। ठीक है, अगर एक स्पीशीज आपकी गई, दोनों एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट है, देवर को डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर एक गया तो दूसरा भी जाएगा, अगर एक यहाँ से गया तो दूसरा भी आप वहां से निकल जाएगा, एंड दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द को एक्सटिंक्शन। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी के ऊपर आपके यहाँ पे कहानी है। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टोरी एंड टेल मी कि इसके अंदर आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, बताइए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? सर थर्ड। यहाँ पे थर्ड लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक हिम्मत सिंह? सर सी। एंड आई होप सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करेंगे। अगर आपका म्यूचुअलिस्टिक पॉलिनेटर टेक्स, इफ देयर इज एक्सटेंशन ऑफ अ म्यूचुअलिस्टिक पॉलिनेटर, what would be the effect on the plant where it pollinates? So the plant would not be pollinated and it will go extinct. So yes, option C बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल बनेगा आपका एज अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, खुद से पढ़िए, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओहो, we have ecologists in the house. We have future ecologists in the class. बताइए प्रिंस, बोलिए। सर फोर्थ ऑप्शन। है तुम लोग का फिर एक कौन सा? ऑलराइट, ठीक है, ओके। So people are saying, I think everyone will agree on this. It is your option D यहाँ पे। That's going to be your option, yeah, alien species invasion यहाँ पे। So यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, that you have a decline in the Indian native species, आपका भी decline कर रही है due to introduction of my Clarius garipinus, that is your African catfish। ये जैसे आपने यमुना रिवर में डाली तो इससे क्या हुआ, आपका नेटिव स्पीशीज आपका भी डिक्लाइन करने लगा। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये मेरा बनेगा एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन। सो दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन डी यहाँ पे। अब एक काम करिए, हैंड रेज करिए और मुझे बताइए एलियन स्पीशीज इन्वेजन के और कौन से एग्जांपल आप जानते हैं। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। आराम से हैंड रेज करिए, धीरे धीरे चलिए, एज ए मैं आपसे फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। ओके, बोलिए अंशिका शर्मा। हाँ बताइए। Parthenium, Lantana camera, and water hyacinth, Burmese ठीक है, बस हो गया pendulum. अरे हो गया, ठीक है, बाकी को बताने अब। पार्थिनियम आपका यहाँ पे हो गया, देन वी हैड योर वाटर हाइसेंथ आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड आपने बोला था कि आपका लैंटेना कैमरा। वैसे अंशिका लैंटेना का क्या है, प्लांट या क्या है ये? Sir, flower. प्लांट, मतलब plant में flower. ऑलराइट, और 2-3 एग्जाम्पल बताइए, कुछ लोग हाथ खड़े करके बोलिए। चेतना, और बताइए एग्जाम्पल। Nile perch. नाइल पर्च ने क्या तकलीफ किया था चेतना? सर उसे जब लेक विक्टोरिया में डाला था तो वहाँ की जो स्पीशीज थी 200 मे बी उससे ज्यादा भी स्पीशीज खत्म हो गई थी फिश वहाँ पे। रातों रात गायब, राइट, नॉट रातों रात बट या दे वर एक्सटिंक्ट। ओके, अनदर एग्जांपल। ठीक है, एनीवन एल्स विद एनी अदर एग्जांपल अदर देन नाइल पर्च, और कोई?
Clarius. क्या क्या बेटा क्या? Sir, बर्मीज हाँ बोलो बेटा बोलो। Sir, Clarius. हाँ वो आ गया बेटा, वो अफ्रीकन कैटफिश वाला आ गया, वही था यहाँ पे। क्लेरियस जो सर है ना, ये आपके अफ्रीकन कैट। prickly pear cactus. हाँ प्रिकी पियर कैक्टस, राइट, बिल्कुल सही, योर प्रिकी पियर कैक्टस। And Burmese python. हाँ बर्मीज पैटर्न यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश में। फिर have a Burmese pattern, prickly pear cactus, Nile perch, water hyacinth, Parthenium lantana. They are all the example of my invasive species which have actually created a quite an impact on the native species वहाँ पे। So ये सब आपको याद रखना है। prickly pear cactus को हमने खत्म कैसे किया था by the way? Moth लाकर moths को Moth. moth. मौत ला के रिलीज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वहां से चले गया। राइट ठीक है। Which of the following is most important cause of animal and plant being driven to extinction? इनमें से सबसे मेन रीजन आपका क्या है जिसकी वजह से आपके प्लांट एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं डे बाय डे? बताइए कोमल शर्मा। Sir, fourth option. डिम्पल क्या लग रहा है? Sir, D. Right. Habitat loss and fragmentation are the two reasons. Because of that, the major species are getting extinct right now. So that's the two reasons over there. The organization which publishes a red list of species, organization which publish the red list of species, वो आपके यहाँ पे कौन सी होती है? So बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? Second. IUCN का फुल फॉर्म बताइए अंशिका। Sir, international बताइए। हाँ बोलिए। Sir, International Union Conservation of Natural Resources and Nature. Right, International Union for Conservation of Natural Resources और Nature, that's going to be correct answer. True. अब आप में से किसी को मुझे बताना पड़ेगा, IUCN बनाता है आपका, वहां पे कुछ कैटेगरीज बनाता है। You have to raise your hand and tell me what are those categories. एकदम सीक्वेंस से बताइए कि वो कैटेगरीज आपके यहाँ पे कौन सी होती है। ओके ठीक है, बोलिए कितना, पहली कैटेगरी कौन सी आएगी यहाँ पे? Sir, lower से start करना है. लोअर से स्टार्ट करो। हाँ Not evaluated. अच्छा तो लास्ट से वो extinct. Extinct in the wild. अच्छा, एक काम करो, वहां से स्टार्ट करो जहां पे एनिमल का नंबर बहुत ज्यादा है, वहां से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे कम करते जाओ एनिमल का नंबर। Not evaluated. Data लीस्ट deficient. कंसर्न से चालू करो। लेट्स स्टार्ट विद लीस्ट कंसर्न, ठीक है, उसके बाद Near threatened. राइट। हाँ Vulnerable. हाँ Endangered. Critically endangered. Extinct in the wild. Extinct. ठीक है, वेरी गुड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड में आपका यहाँ पे एक्सटिंक्ट, ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे बताइए कि अगर आपका एनिमल इस कैटेगरी में आ रहा है तो क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है उसके लिए? No, sir. No, sir. अगर आपका एनिमल इस कैटेगरी में आ रहा है तो क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है उसके लिए? Yes, sir. सर बचा ही नहीं, टेंशन कैसे दूं? सर वैसे बचा तो है नहीं. मतलब नहीं होगा ना टेंशन। सिंपल सी बात है, कल उठ के अगर जीआईबी गायब हो गए then you don't have a pressure of conserving GIB. You can do something else. So, all right. So now these are the other categories: near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered. अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी तीन कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेटन टेक्सा, वो कौन सी तीन होते हैं? वैसे बता दो। Vulnerable, endangered, and critically endangered. हाँ जी, राइट। सो दीज थ्री कैटेगरीज आर माय थ्रेटन टेक्सा, दे आर माय थ्रेटन्ड टेक्सा, राइट, बिल्कुल सही। सो जब इस कैटेगरी में कोई एनिमल आपका आता है देन द पॉलिसी मेकर्स हैव टू टेक सम स्टेप्स टू कंजर्व देम। जो भी आपके वहां पे लोग होते हैं, जो भी आपका लाइक आपकी बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी होती है, वो जनरली स्टेप्स लेती है इनको कंजर्व करने के लिए, बिकॉज नाउ दीज एनिमल्स आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग, सो नाउ यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। तो ये बात याद रखना। कोई बताएगा यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का? नहीं बताओगे? मैं ही बताऊं? Sir, tiger. You have
अरे नहीं, टाइगर नहीं बेटा, टाइगर तो बहुत ऑप्शन इंक्रीज हो रहा है उसका अच्छा खासा, देखना थोड़े बाद लीस्ट कंसर्न हो जाएगा थोड़े दिन के बाद इट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। नो, टाइगर इज एंडेंजर्ड, टाइगर इज गोइंग टू बी एंडेंजर्ड ओवर हियर। रेड पांडा आपका यहाँ पे आएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बर्ड का नाम आपको बताया था, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, GIB। कुछ याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधुला कुछ याद आ रहा है, व्हाइट कलर का एक बर्ड था, पिक्चर भी दिखाया था। endemic. हाँ राइट, वेरी गुड अंशिका, एंडेमिक था इंडिया में और कहीं नहीं मिलता। सो यस, GIB। टाइगर आपका एंडेंजर्ड में आपको यहाँ पे आता है, एशियाटिक एलिफेंट भी आपका एंडेंजर्ड में आपको यहाँ पे आएगा, राइट। आपका एशियाटिक लायन पहले आपका था CR के अंदर आ रहा था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ रहा था वो, बट नाउ इट इज कमिंग अंडर द एंडेंजर्ड पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि लायन का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है कुछ सालों के अंदर। एज आई टोल्ड यू, वो इतना बढ़ चुका है कि वो शहरों में भी आपको घूमते हुए आपको दिख जाते कई बार। सो द नंबर इज इंक्रीजिंग, सो व्हेन द नंबर इंक्रीजेस इट्स गोज इनटू डिफरेंट कैटेगरी। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। जितने भी सी टर्टल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर सीन अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी में, वो आप यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या डिस्क्राइब किया था, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए बोलिए हिम्मत सिंह, बताइए क्या होगा इसका आंसर। So C. हिम्मत सिंह फॉर्मूला बताओ। नहीं बताओगे, बताओ प्रिंस, फॉर्मूला बताओ। सर log S equals to log C plus Z log A। वेरी गुड, राइट। सो यस, दैट्स योर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी द स्टोरी ओवर देयर। इसका आंसर प्रिंस के अलावा बाकी लोग देंगे बताइए बताइए, चलिए क्या होगा इसका आंसर मुस्कान। ABCD क्या होगा। इट इज योर ऑप्शन सी बेटा, यहाँ क्यों ऑप्शन है यहाँ पे मुस्कान, व्हाट इज हैपनिंग मुस्कान। No, sir. C. क्या हो रहा है ये सब मुस्कान कुमारी, व्हाट इज हैपनिंग विद मुस्कान। इट Sir, वो हैज मैंने टू बी योर देखा ऑप्शन सी बेटा। हाँ, so log S equal to log C plus Z log A, that's going to be the correct answer. That's your formula for my your species area relationship. चलो नेक्स्ट। आसान सवाल है, लग बढ़ा रहा है, आई होप आप इसे पढ़ पाओगे, बट है आसान सवाल। यू जस्ट हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक, देख लो आराम से, यू विल गेट योर आंसर। It won't take more than 1 minute. ऑलराइट, क्या लग रहा है प्रिंस इसका आंसर आपको। सर फोर्थ। बाकी लोग भी देख लीजिए आराम से। हिम्मत सिंह, So D. आज अभिषेक आया नहीं, एनीवन नोज व्हाई अभिषेक इज नॉट हियर। बस अभिषेक टोल्ड हिम्मत सिंह की जरा संभाल लेना, मैं नहीं जा रहा। ऑलराइट, बोलिए चेतना, क्या होगा इसका आंसर। फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक डैश्ड रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियर इन द प्लांट। सो यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट एरियाज जो आपके यहाँ पे होते हैं उनके अंदर ही आपका हुआ था आपका ग्लेशिएशन पास्ट के अंदर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट द डाइवर्सिफिकेशन डिडंट हैपन इन द टेम्परेट बेल्ट, डैश हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। यहाँ पे आपके ट्रॉपिक्स की बात की जा रही है, तो यस, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड आपका यहाँ पे अनडिस्टर्ब रहा था फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट many species have diversified. Because of that, you have a species diversification happened. Dash environment, unlike temperate one, are less seasonal. यहाँ पे बात की जा रही है आपके ट्रॉपिकल बेल्ट के बारे में। So tropical belt is going to be less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promotes niche specialization and lead to a greater species diversity. यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल बेल्ट आपका आ जाएगा, ट्रॉपिक आपका यहाँ पे आ जाएगा, and then you have there is more solar energy available in the dash, that is going to be a tropics. So ये भी आपके यहाँ पे tropics आपके यहाँ पे आ जाएगा।
सो यस ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। आसान था, यू जस्ट हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको स्टेटमेंट भी याद हो जाती है जो आपके एनसीईआरटी की लाइंस है। द कंट्री हुज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पोजेस ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। कौन सी कंट्री है जहां पे आपका यू हैव अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी ओवर हियर? प्रिंस को उसका सब्जेक्ट मिल चुका है, गेस प्रिंस को उसका फील्ड मिल चुका है। बताइए क्या होगा इसका आंसर डिंपल? सभी। क्या लग रहा है इसका आंसर मुस्कान कुमारी? Sir, second option. And tell me the name of the forest which I'll be finding in South America, which is well-known forest. Amazon. Amazon rainforest, right? Which is spreading like in multiple countries like Brazil, Venezuela. True. ठीक है, South America. Arrange the following places in the increasing order of biodiversity of the species of birds and select the right option. Increasing order मतलब कम से लेके ज्यादा कहाँ पे हो रहा होगा आपके यहाँ पे? Which is the right sequence over here? जहाँ पे आपके bird बहुत कम मिल जाएंगे and then they will slowly increase over there. Tell us. बोलिए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? सर बी। ये लग रहा है आपको? बाकी लोग भी देख लीजिए आराम से। There can be other answer as well. बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस? कम से लेके ज्यादा आपको करना है यहाँ पे अपना बायोडाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स। सो यू एक्चुअली मूव फ्रॉम लाइक नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू यू मूव टू द ट्रॉपिक्स। तो कौन सी कंट्रीज या कौन सी सिटीज आपके यहाँ पे आ जाएंगे? बोलिए अंशिका एंड चेतना, क्या होगा इसका आंसर? Second option. Second. एंड आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस। इट्स ऑप्शन बी यहाँ पे। इट विल स्टार्ट विद ग्रीनलैंड, देन न्यूयॉर्क अगर आप आते हो तो आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेगा बर्ड्स का। देन गो टू इंडिया, द नंबर विल इंक्रीज मच मोर हायर, एंड देन यू हैव कोलंबिया जहाँ पे आपको हाईएस्ट बर्ड डायवर्सिटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो यस ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ये भी कर सकते हो, खुद से सवाल को देखो एंड ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर। मैं कुछ बोलूंगा नहीं यहाँ पे। सी द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू टेल मी व्हाट कैन बी द राइट आंसर इन दिस। कर सकते हो ये भी आप। देख लीजिए सब लोग यहाँ पे ध्यान से, क्या हो सकता है इसका आंसर। टेक योर टाइम। ऑलराइट, बताइए इसका आंसर। डिंपल क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। कोमल शर्मा, Sir, first option. शिखा दुबे, Option A. ऑप्शन ए बनेगा आप लोग का यहाँ पे सही आंसर। लेट्स सी दैट। अगर आप पोल से अगर आप आते हो इक्वेटर के पास, इफ यू गो फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, द बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे इंक्रीज होगी। सो दैट्स द राइट स्टेटमेंट, जो आपका ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है कि आपका कम होगा बायोडाइवर्सिटी, दैट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आप हाई एल्टीट्यूड से अगर आप नीचे आते हो टू द सी लेवल, अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड से अगर आप नीचे की तरफ आते हो, the amount of species you will encounter is going to increase. So that's also going to be a true statement, right? So first and third आपका यहाँ पे सही statement आपका हो जाएगा। Your second and fourth are the incorrect one यहाँ पे। So yes, option A becomes my correct answer in this. Which of the following statement is incorrect explanation about the high diversity in the tropical areas in comparison to the temperate area? कौन सी statement यहाँ पे incorrect है in terms of explanation of high diversity in the tropics? बताइए। इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। बोलिए प्रिंस, बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। क्या लग रहा है चेतना इसका आंसर? Second option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 2 के साथ एग्री करेंगे? आई गेस यस, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, सो आई विल टेक इट। यस सर। So less solar energy is available in the tropics. That means yes, that's a incorrect statement. आपका solar energy आपका काफी अच्छा आपको मिल जाएगा tropic के अंदर, so that's an incorrect statement. True. Which of the following statement shows an example of alien species invading a new ecosystem resulting in the biodiversity loss? So कौन सा example आपका यहाँ पे बन के आ रहा है? As a species, as a alien species का example यहाँ पे बन के आपका आ रहा है यहाँ पे आपके सामने। बोलिए मुस्कान कुमारी।
Sir, D. अंशिका शर्मा, Sir, D. डी आपका सही आंसर है. All three are the correct example of your alien species invading a new ecosystem and having a loss of biodiversity. Pushing for a loss of biodiversity. So that's the Nile perch, water hyacinth, and African catfish. That's all true. ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एम्स एट, जब आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आप कर रहे होते हो तो आपका यहाँ पे क्या पर्पस होता है? आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने का एम आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? बताइए मुस्कान. Sir, D option. डिम्पल, Sir, D. चेतना एंड मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? D option. मैंने फर्स्ट ऑप्शन बोला. आई थिंक इट्स फोर्थ ओनली. ओके, शिखा Sir, दुबे. D. Sir, fourth option. Let's have a look. Maintaining the ecological process, that is a very much true statement कि आप इसलिए आप कंजर्व करते हो ताकि आप इकोलॉजिकल प्रोसेस जो आपके जनरली हो रहे हैं, नॉर्मली हो रहे हैं, वो आपके होते रहे. टू एनरिच द वाइल्ड लाइफ डायवर्सिटी विद एक्सोटिक स्पीशीज, ये नहीं करते हम. हमें नहीं चाहिए एक्सोटिक स्पीशीज, तो ये तो गलत हो गया आपका यहाँ पे. ठीक है. प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ द स्पीशीज, ऐसा भी नहीं होता. माइग्रेशन हो रहा है, होने दो. दैट इज नॉट अ बैड थिंग. सो दैट्स नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. Maintaining the diversity of the life, that's true. So yes, first and fourth are going to be correct answer in this. आज की क्लास में आपने सॉल्व किए 40 क्वेश्चंस. You have solved around 40 questions and this was the last question. इतने क्वेश्चन आज आपने यहाँ पे सॉल्व किए, right? And that is a good number, quite a number. We could have actually solved some few more questions, but yeah, that's what we have done. ठीक है. I'll be sharing with you one more assignment for this. कर लेना सॉल्व से भी, 12 का ही है ना, तो यही 2 चैप्टर आपको दे दूंगा 12 के. So you can solve some question from that as well. अगली बार हम लोग मिलेंगे तो I'll let you know in advance again कि हम क्या करेंगे, क्या रिवाइज करेंगे या क्या क्वेश्चन हम सॉल्विंग करेंगे वहां पे. कोशिश अभी हम करें कि थोड़ा 12 के ऊपर फोकस करके 12 की कुछ चीजों को हम यहाँ पे हैंडल कर ले and then we can move on to the 11th grade. So I'll let you know how whatever the things are going to be, we are going to plan out in a way that I will let you know that in advance. ठीक है. तो रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए भी बेटर हो जाएगा. So that is something we have done. So we have been solving a bulk of question every now and then. So please, जब आप 40 क्वेश्चन कर लेते हो इस क्लास के अंदर, then you can actually go back and do your physics and chemistry, right? Once you are done with your 40 questions in the class, then you can go back and do your physics and chemistry. जब आपको मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, then आप उसे करके सेंड कर देना. But don't spend extra time doing some more questions. You can actually spend some energy doing the other subject as well. ठीक है. Alright, so that's what we have done. So now किसका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो. If you have any question, then please go ahead and ask your question. Sir, अभिषेक के दोस्त को पता क्या चल रहा है? Sir, I have my unit test tomorrow from interregular. अरे अच्छी बात है नहीं डिम्पल, थोड़ा आपको रिवीजन हो गया. सर वो अफ्रीका का कैक्टस वो अफ्रीका का तो नहीं था, बट ठीक है. ऑलराइट, ठीक है. चलो लेट्स रैप दिस अप. हम लोग मिलते हैं वापस से वेडनेसडे को. अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो. इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन विल कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम. ठीक है. चलो बाय. गुड नाइट. Bye, sir. Good night. Bye. बाय. sir. गुड नाइट. Bye. बाय. गुड नाइट.